तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर होगा विराट कोहली ने। कौन से महीने के लिए? अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं विराट कोहली। वहीं महिलाओं में अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की ऑलराउंडर है निदा डार, उनको चुना गया है। तो अक्टूबर महीने के लिए मेंस का और वुमेन्स का दोनों याद रखना है। आईसीसी की बात करें, स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं, और सीईओ जॉफ अलार्डिस हैं। इतना आपको यहां से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी नवंबर 2022 में FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप ये कहां पे होंगे? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो ये है 12वां जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021। ये 24 नवंबर से शुरू हो रहा है। कहां पे? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है वहां पे होंगे ये। और इसमें भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कप्तान बने हैं विवेक सागर प्रसाद, और मुख्य कोच कौन है? ग्राहम रीड। आपको बता दूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2 बार कप किया था, 2013 में नई दिल्ली में हुए थे उस वक्त, और 2016 में लखनऊ में हुए थे। और जो लखनऊ में लास्ट एडिशन हुआ था उसको भारत ने ही जीता था। अच्छा, अभी हॉकी से आपको याद आएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? मोहम्मद तैयब इकराम। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने थे? दिलीप तिर्की। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था ना सुल्तान जोहोर हॉकी कप, ये हुआ था भी मलेशिया में। इसको भारत ने जीता है। किसको हरा करके? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और इसी तरह से FIH हॉकी 5S का पहला खिताब भी भारत ने जीता, पोलैंड को हरा करके। ये लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। उसी तरह से पंजाब में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। अच्छा, हॉकी से रिलेटेड कुछ कप एंड ट्रॉफीज हैं जो आपके स्टैटिक प्रश्न में पूछी जा सकती है, जैसे कि अजलान शाह कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगा स्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, या रणजीत सिंह कप। इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो इनका सभी का संबंध है हॉकी से, या आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी किसने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो आंसर होगा PV नंदिता। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 की। इसमें वुमेन्स कैटेगरी महिला वर्ग का खिताब PV नंदिता ने जीता है। ये चेन्नई की चेस प्लेयर है। और ओपन कैटेगरी में बात करें तो R प्रज्ञानानंद ये विजेता रहे, ये भी चेन्नई से हैं। अच्छा, चेस की बात चल रही है तो अभी आपको याद आएगा 44वां शतरंज ओलंपियाड जो पहली बार भारत में हुआ था, कहां पे हुआ था? चेन्नई में ही हुआ था। और उसका शुभंकर था थम्बी, और उसमें विजेता रही थी उज्बेकिस्तान की टीम। और अब जो 2024 में शतरंज ओलंपियाड होंगे वो कहां पे होंगे? हंगरी के बुडापेस्ट में होंगे। और 2026 वाले उज्बेकिस्तान में होंगे। अच्छा, अभी दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया। उनका नाम था यूरी एवरबक। आप जानते ही हो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं, जो अभी फिडे के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1991-92 में, जिसे आज आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम पे जानते हो। इसमें पुरस्कार राशि भी बदल दी गई है, 7.5 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं अगर पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो आंसर होगा S विजयलक्ष्मी। अच्छा, भारत में पहली बार चेस अकेडमी कहाँ पे खुलेगी? भुवनेश्वर में। और फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एज ए स्टैटिक कि जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो आंसर होगा 204 होते हैं, ये याद रखना। और वर्ल्ड चेस डे हम मनाते हैं 20 जुलाई को, ये भी ध्यान रखो। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी नवंबर 2022 में किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? प्रश्न को ध्यान से सुनना, नहीं किया गया पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा विराट कोहली को। तो अभी आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है। उन 3 खिलाड़ियों में से एक हैं वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपाल,
और ये सम्मान पाने वाले ये 107वें खिलाड़ी बने हैं। एक है इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स, जो ये सम्मान पाने वाली 108वीं खिलाड़ी बनी है, इंग्लैंड की है, ध्यान रखना। और एक है पाकिस्तान के अब्दुल कादिर, और ये सम्मान पाने वाले ये 109वें खिलाड़ी बने हैं। वैसे आपको बता दूं, अब्दुल कादिर 2019 में इनका निधन हो चुका है। आईसीसी की बात करेंगे, स्थापना होती है 1909 में, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन ग्रेग बार्कल है, न्यूजीलैंड से हैं ये, और सीईओ हैं जॉफ एलार्डिस। ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी नवंबर 2022 में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 जो कि 9 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी, कहां पे? साउथ कोरिया के डेगू में। और ये पहली राइफल पिस्टल एशियाई निशानेबाजी परिसंघ चैंपियनशिप होगी जिसे नई एशियाई रैंकिंग सिस्टम में गिना जाएगा। अच्छा, साउथ कोरिया से आपको याद आएगा, अभी बैडमिंटन जो कप होता है, जैसे कि थॉमस कप हो गया, जैसे कि उबेर कप हो गया। जो थॉमस कप है उसका संबंध तो पुरुषों के बैडमिंटन टूर्नामेंट से है, और उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट। थॉमस कप तो आप जानते हो, भारत ने इसको पहली बार जीता है इंडोनेशिया को हरा करके। लेकिन उबेर कप को किसने जीता है ये आप बताएंगे, किसको हरा के जीता ये भी बताना पड़ेगा। फिर बताइए, अभी 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 2023 की बात कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये उत्तर प्रदेश में होंगे। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होंगे ये। कौन कौन से 4 शहर? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में। याद रखना, ये इसका तीसरा संस्करण है। जो इसका पहला संस्करण है वो 2020 में हुआ था उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। दूसरा संस्करण अभी हमने देखा कर्नाटक के बंगलुरु में हुआ, जिसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था? वीरा। एक्चुअली में होने तो ये 2021 में थे, लेकिन कोविड-19 के कारण ये 2022 में हुए, जिसमें टॉप पे थी जैन यूनिवर्सिटी बंगलुरु की है। और अब ये 2023 में इसका तीसरा संस्करण होगा उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से आपको याद है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अभी चौथा संस्करण हुआ था हरियाणा के पंचकुला में, जिसका शुभंकर था धाकड़, उसमें टॉप पे हरियाणा रहा था। और अब 5वां संस्करण अगले साल होगा 2023 में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में होगा। तो यूनिवर्सिटी गेम्स तो उत्तर प्रदेश में और यूथ गेम्स आपके मध्य प्रदेश में, ऐसे याद रखना। और अगर आपसे पूछे अभी पहला खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग 2022 ये हुआ था कहाँ पे? ये नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। क्या आप बता सकते हो अभी 36वें नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए थे? गुजरात में हुए थे, जिसमें पहले नंबर पे सर्विसेज थी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था। और अगले साल जो 37वें नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? वो गोवा में होंगे। ये भी आप ध्यान रखना। चलो बताओ, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। भारत जो है ये 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और भारत में कहाँ पे होंगी? नई दिल्ली में। आपको बता दूं, इससे पहले भी 2 बार भारत इसकी मेजबानी कर चुका है, एक तो 2006 में और एक 2018 में, मतलब ये तीसरी बार है। और इसका आयोजन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, अभी 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? वो टर्की के इस्तांबुल में हुआ था, अभी मई महीने में हुआ था ये 2022 में, जिसमें पहले स्थान पे टर्की ही था और भारत इसमें चौथे स्थान पे रहा था। जिसमें आपको याद हो तो भारत ने 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज मेडल जीते थे। और वो 1 गोल्ड नाम इंपॉर्टेंट है, वो किसने जीता था बता सकते हो? निखत जरीन ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में, कहाँ पे? बर्मिंघम यूके में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। आप जानते हो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और आपको बता दूं कि अगले साल जो पुरुषों का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो आपका कहाँ पे होगा? वो उज्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद में होगा। और इसी तरह से आपको याद है 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। और 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये होंगे भारत में, भारत के उड़ीसा में। और 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप भी भारत में होगा, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भी भारत में होगा। और 2023 में पहली बार मोटो जीपी का आयोजन ये होगा भारत में। भारत में कहाँ? नोएडा के बुद्ध सर्किट में। तो ये भी आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे।
अब बताइए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा किशोर कुमार बसा। तो अभी प्रोफेसर किशोर कुमार बसा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे भारतीय राष्ट्रीय परिसंघ और मानव विज्ञानी अकादमी के अध्यक्ष भी हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा मानव विज्ञान संघ है। तो इनका नाम आप याद रखना, किशोर कुमार बसा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए। अभी आपको याद है फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने थे? सुब्रकांत पांडा। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष बनी है शेफाली जुनेजा। और अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे जक्षय शाह। अच्छा, स्मारक से एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप होमवर्क प्रश्न है आपका। देश का पहला भूकंप स्मारक जिसे कहते हैं स्मृति वन, यह भी प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। आप बताओ कहां पर है ये? हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी को। तो अभी कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं ये ऋतुराज अवस्थी, और इनको अभी विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस तरह से वे कौन से नंबर के बने हैं? 22वें नंबर के बने हैं। तो भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है। ये आयोग एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया जाता है और कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। भारत सरकार ने 1955 में तत्कालीन महान्यायवादी एस.एम. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की थी। ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, अभी आप जानते हो इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने थे? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। और भारत के नए अभी अटॉर्नी जनरल बने थे आर वेंकटरमणि। और रेल टेल के नए अध्यक्ष बने संजय कुमार। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसे ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गोपाल विट्ठल को। तो ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, जो कि एक वैश्विक संगठन है जो पूरे देश में मोबाइल परितंत्र को कवर करता है, तो अभी गोपाल विट्ठल को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। वे भारतीय एयरटेल समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अच्छा, ये तो इसके उपाध्यक्ष बने हैं। और अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो टेलीफोनिका समूह के सीईओ जॉस मारिया इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। आप जानते हो अभी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष बनी थी कौन? मृणालिनी श्रीवास्तव। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। और सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन बने हैं नितिन गुप्ता। ये नाम भी न्यूज में है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी एडिडास कंपनी ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर होगा ब्यॉर्न गोल्डन। तो अभी एडिडास ने ब्यॉर्न गोल्डन को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। वे इससे पहले प्यूमा के चीफ एग्जीक्यूटिव थे और वे किनका स्थान ले रहे हैं? कैस्पर रॉस्टर्ड का स्थान ले रहे हैं। एडिडास की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको जर्मनी में मिलेगा। इसके संस्थापक कौन थे? एडोल्फ डेसलर। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। आप जानते हो अभी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं जे.वाई. ली। अभी इंडिगो एयरलाइन के सीईओ बने थे पीटर एल्बर्ट्स। और इंदरमित गिल की बात करेंगे, ये भारत के हैं। और अभी वर्ल्ड बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं इंदरमित गिल। अच्छा, एडिडास से आपको याद आएगा इस साल की स्टार्टिंग में इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी मणिका बत्रा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क प्रश्न है, मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? इतना बताओ आप। पिछले साल दीपिका पादुकोण एडिडास की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, ये भी याद रख लो। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसे इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित नहीं किया जाएगा? नहीं पूछ रहे हैं, तो उत्तर होगा इसका अमित दास गुप्ता। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान की घोषणा कर दी है। तो 5 लोगों को इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए चुना गया है। अब वो 5 लोग कौन हैं? एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, और पूर्व रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत, कवि और लेखक गिरीश चंद्र तिवारी, पत्रकार और साहित्यकार वीरेन डंगवाल। ये जो लास्ट के 3 नाम है, इन्हें मरणोपरांत मिलेगा ये सम्मान।
और इन सब में बिपिन रावत जी का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इनसे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा अभी अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये, पद्म विभूषण इस साल मिला इन्हें। अच्छा, वैसे हमारे दूसरे नंबर के अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं, ये नया अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। तो आंसर होगा अनिल चौहान। तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा यदुवीर कृष्ण राज चामराजा वाडियार को। ये एक ही नाम है। तो पूर्व शाही परिवार के सदस्य हैं ये कृष्ण राज चामराजा वाडियार, जिनको अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये कन्नड़ राज्योत्सव को चिन्हित करने के लिए दुबई कन्नडिगा के द्वारा हर साल दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। आप जानते हो ताहिरा कुतुबुद्दीन 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने थे। और शेहान करुणा तिलिका का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये श्रीलंका के हैं। अभी बुकर पुरस्कार 2022 इनको मिला था इनके नॉवल द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए। गीतांजलि श्री का नाम भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 इन्होंने जीता है इनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और ट्रांसलेटर है डेजी रॉकवेल। तो इन दोनों ने, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने जीता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इस साल का। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा MT वासुदेवन नायर को। एक्चुअली में केरल सरकार ने पद्म जो पुरस्कार होते हैं उनके तर्ज पे अपने यहाँ पे पुरस्कार शुरू किए थे। जैसे कि पद्म पुरस्कारों की बात करें तो आपको पता है ना, जो सबसे पहला होता है वो पद्म विभूषण होता है, फिर दूसरे नंबर पे होता है पद्म भूषण, फिर तीसरे नंबर पे होता है पद्मश्री। उसी तरह से केरल सरकार में शुरू किए गए पद्म विभूषण की तरह तो केरल ज्योति, पद्म भूषण की तरह केरल प्रभा और पद्मश्री की तरह केरल श्री। तो अभी केरल सरकार ने पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना है MT वासुदेवन नायर को। और ये मलयालम साहित्यकार है। इन्हें इससे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनका नाम आप याद रखना। बाकी आप ऑप्शन में देखोगे GS शंकर कुरूप, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था मलयालम भाषा के लिए। बाकी बालकृष्ण दोषी की बात करोगे तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 इनको मिला है। और आपको याद दिला दूं, बालकृष्ण दोषी नाम इंपॉर्टेंट है। पहला प्रित्जकर पुरस्कार भी इनको मिला था सन 2018 में। और ये पुरस्कार पाने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं। जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हो 2022 में ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये किसको मिला? तो आंसर होगा फ्रांसिस कैरे को मिला था। इसी तरह से बोल्ट्जमान पुरस्कार ये मिला अभी दीपक धर को। अच्छा, इसी तरह से एक मलयालम लेखक का नाम आपने अभी पढ़ा होगा, A सेतुमाधवन। अभी एजुथचंद पुरस्कार इनको मिला था। और एक मलयालम फिल्म निर्माता का नाम आपको याद होगा KP कुमारन, जिनको अभी केरल का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड JC डैनियल अवार्ड मिला था। ये मलयालम फिल्म मेकर हैं। तो ये नाम भी आप ध्यान रखना। ये पूरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, साथ में जो ये एक्स्ट्रा नाम मैंने आपको बताए ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसे 2022 के कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा आरफा खानम शेरवानी। तो अभी गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से 2021 और 2022 के कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान की घोषणा कर दी गई है। तो साल 2021 के लिए तो ये सम्मान वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम को दिया जाएगा, जबकि 2022 के लिए आरफा खानम शेरवानी को। इसमें पुरस्कार के रूप में 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बात करें इस सम्मान की तो ये 2017 में शुरू किया गया था। और सबसे पहले ये पुरस्कार किसे मिला था? वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को मिला था। आप जानते हो अभी 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? शेहान करुणा तिलिका को। ये श्रीलंका से हैं। इन्हें इनके नॉवल द सेवन मून ऑफ माले अल्मेडा के लिए मिला है। और गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल आप जानते हो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 मिला इन दोनों को टॉम ऑफ सैंड के लिए।
और अभी यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था तनुजा नेसारी को। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ, हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। तो हर साल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसको 2014 में मनाया हमने। अच्छा, 7 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता मैरी क्यूरी की जयंती होती है इस दिन। और उनकी जयंती को क्यों मनाते हैं? क्योंकि मैरी क्यूरी के कार्यों से कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी का विकास हुआ था, इसीलिए। अब कैंसर नाम सुनते ही आपको याद आएगा एक वर्ल्ड कैंसर डे भी तो होता है, वो हम 4 फरवरी को मनाते हैं। एक वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी तो होता है, वो हम 1 अगस्त को मनाते हैं। और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है, वो हम 15 फरवरी को मनाते हैं। चलो बताओ, अभी किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और अभी आपको याद होगा, भारत ने पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। और इसको किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अच्छा, स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। चलो बताओ, किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 15 नवंबर को। तो शिक्षा मंत्रालय ये देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। आपको याद हो तो 2021 में केंद्र सरकार ने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। और 15 नवंबर को स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और देश के सम्मानित आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है। बिरसा मुंडा ये पूरे भारत में आदिवासी समुदायों के द्वारा भगवान के रूप में पूजनीय है। उन्हें धरती आबा यानी कि पृथ्वी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अभी इसी साल बिरसा मुंडा जी के ऊपर 2 बुक्स आपने पढ़ी होंगी। एक बुक का नाम है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, उसको लिखा था तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। और एक और बुक आई थी बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, उसको लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। आपको याद है उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया गया। और अगले साल जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो यहीं पे होंगे। और बिरसा मुंडा के नाम पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। अब ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि इनके नाम पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो वहाँ पे इन स्टैटिक क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं कई बार, तो इस प्रश्न का डेफिनेटली आप उत्तर दे पाओगे। अभी इंतजार करता हूँ आपके उत्तर का। और अगर वो रिवीजन वाला वीडियो आपने देखना शुरू नहीं किया तो देखना शुरू करें आप। अभी हम बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 नवंबर को। तो हर साल 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन रेडियोलॉजी के उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है। बात करेंगे इस बार की थीम क्या है? रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट्स, यानी कि रोगी का समर्थन करने वाले रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर। पहली बार इसको 2012 में मनाया गया था। रेडियो से एक डे आपको याद आएगा, वर्ल्ड रेडियो डे, वो हम 13 फरवरी को मनाते हैं। वैसे 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे भी हम मनाते हैं सरोजनी नायडू जी की जयंती को। और आपको याद है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो यानी कि रेडियो अक्ष ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? तो आंसर होगा नागपुर में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 नवंबर को। तो सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत में हर साल ये 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त, कुशल और कानूनी सेवाएं प्रदान करना। अभी आपको याद होगा हमारे विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने थे ऋतुराज अवस्थी। पूछे अगर स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? SM सीतलवाड़ थे। और अगर पूछे अंग्रेजों के समय विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा मैकाले।
और अंग्रेजों के समय विधि आयोग की जो स्थापना है वो किसके समय की गई थी? तो उस समय मतलब जो गवर्नर जनरल है वो कौन थे, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा विलियम बेंटिक। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के समय तो यानी कि 1829 में सती प्रथा समाप्त हुई थी। ये फैक्ट्स भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि अभी शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 नवंबर को। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस याद रखना हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और उसके विकास के बारे में जागरूक करने के साथ ही उससे जुड़ी जरूरी जानकारियां देना ही इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। बात करेंगे इस बार की थीम क्या है। सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान, बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और साइंस से आपको याद आएगा एक नेशनल साइंस डे भी होता है जो हम 28 फरवरी को मनाते हैं। 28 फरवरी को क्यों? क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी इस दिन। फिर बताओ, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार जो मुकेश अंबानी है उनके नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज काम करने के लिहाजा से भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी फर्म है। और 2,30,000 कर्मचारियों के साथ रिलायंस टॉप 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी है। वहीं वर्ल्ड रैंकिंग में बात करोगे तो टॉप पर है साउथ कोरिया की सैमसंग, उसके बाद अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट, फिर IBM, फिर अल्फाबेट, फिर एप्पल वगैरह आती है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज से अभी करंट अफेयर्स में आपने एक प्रश्न पढ़ा था कि अभी इसके स्वतंत्र निदेशक कौन बने थे? KV कामत बने थे। और आपको याद हो तो मुकेश अंबानी ने कहा है कि वो भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पे बनाएंगे? तो आंसर होगा गुजरात के हजीरा में। वैसे अभी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन उनके बेटे हैं आकाश अंबानी, जो कि अभी टाइम मैगजीन की टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बने थे। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ये आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि जो नए नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं वो कई बार कमेंट करते हैं कि आप एक ही क्वेश्चन के साथ इतना सारा बता देते हो तो मेन क्वेश्चन पे फोकस नहीं रहता है। तो उनको एक बार बता दूं कि मैं आपको नया कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो आपने पीछे करंट अफेयर्स में पढ़ा है सिर्फ वही रिवाइज करा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो जब कुछ नया बताया ही नहीं तो आपका क्वेश्चन से फोकस कैसे हटेगा? और ये जो पॉइंट्स है ये मैं आपको बार बार बताऊंगा। जब भी इससे संबंधित प्रश्न आएगा, जैसे रिलायंस का फिर कोई संबंधित प्रश्न आएगा, ये सारे पॉइंट फिर से बताऊंगा। तो इससे तो आपको बेनिफिट ही होगा। जब एक ही चीज को आप बार बार सुनोगे वो आपको याद होएगा, आपके माइंड में पहले से क्लिक कर जाएगा। आप अपने माइंड को कमजोर मत समझो, वो बहुत स्ट्रांग है, आपकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग। अपने आप को कमजोर सोच के कमजोर मत बनाओ कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे होगा। हाँ, हो सकता है पहले आप जहां पढ़ते हो शायद वहां पे ऐसा ना हुआ हो, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप कॉन्टिन्यूटी बनाए रखो। या जो स्टूडेंट्स हमसे काफी समय से जुड़े हुए हैं आप उनसे एक बार पूछो कमेंट बॉक्स में जाकर के, या वो खुद आपको बताएंगे कि मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, नवंबर 2022 में जारी फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल नहीं है? नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे आपसे। तो आंसर होगा फाल्गुनी नायर, जो कि नायका कंपनी की संस्थापक है। तो अभी फोर्ब्स ने T20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची जारी की है जिसमें 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। कौन कौन है वो? सेल की जो चेयरपर्सन है सोमा मंडल, और ये सेल की पहली महिला चेयरपर्सन है। एक है एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर, और तीसरी है होनासा कंज्यूमर की को फाउंडर गजल अलग। तो इसमें उन महिलाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई अनिश्चितता के बीच अपने कारोबार को बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, नमिता थापर, गजल अलग और सोमा मंडल। इस लिस्ट को जारी किया है फोर्ब्स ने, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो आंसर होगा IIT बॉम्बे। तो अभी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी है क्वाक्वेरिली साइमंड्स, इसने QS का मतलब ही होता है ये क्वाक्वेरिली साइमंड्स, तो इसने QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 को जारी किया, जिसमें भारत में बात कर रहे हैं तो IIT बॉम्बे टॉप पर है,
और फिर आईआईटी दिल्ली का नंबर है, फिर आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी मद्रास वगैरह। इस पूरी लिस्ट में आप देखोगे तो आईआईटी बॉम्बे 40वें स्थान पर है, आईआईटी दिल्ली 46 नंबर पर है। और अगर इस पूरी लिस्ट में आप देखोगे तो टोटल 19 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है जो कि टॉप 200 में शामिल है। वैसे टॉप पर कौन है? चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी, सेकंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है और तीसरे पे है सिंगवा यूनिवर्सिटी जो कि है बीजिंग में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे ये कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा नोएडा। तो एक है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे जिसकी लंबाई 24.5 किलोमीटर है। ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है और इसी पे देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे तैयार हो रहा है। एक्चुअली में ये दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है और नोएडा से यमुना एक्सप्रेस वे को। तो जो वाहन दिल्ली से आते हैं और आगे जाना चाहते हैं तो उसे नोएडा में भी एंट्री करनी पड़ती है, जिससे वहां पे ट्रैफिक जैम होता है। तो अब ये जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है इसकी मदद से जो नोएडा नहीं जाना चाहते वो सीधे निकल जाएंगे। मतलब ये दिल्ली को यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम करेगा, आप ऐसे कह सकते हो। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा भी भारत ने कहां पे सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया था? तो आंसर होगा पुणे, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। और पहला एलिवेटेड एक्सप्रेस वे ये द्वारका एक्सप्रेस वे है। और अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में, जिसकी लंबाई है 296 किलोमीटर। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व ये कौन सा बना है? ये आप बताओ, हमने पढ़ा था अभी, तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने ब्रिज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए किफायती कंक्रीट तैयार किया है? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। तो अभी आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने एक किफायती अल्ट्रा हाई परफॉर्मिंग फाइबर प्रबलित कंक्रीट तैयार किया है जिसका उपयोग पुलों में और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में किया जाएगा। तो फाइबर की मात्रा को कम करके अल्ट्रा हाई परफॉर्मिंग फाइबर प्रबलित कंक्रीट की लागत को वहन करने योग्य बनाया गया है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे कहा जाता है जिनका निधन हो गया? नरेंद्र सिंह कपानी। आपको याद होगा अभी आईआईटी हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है? स्वराजबिलिटी। अभी कृषि कचरे से बनी जैव ईंट यानी कि बायो ब्रिक से भारत की पहली इमारत का उद्घाटन भी आईआईटी हैदराबाद में किया गया था। और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईटी हैदराबाद में ही टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तिहान का उद्घाटन भी किया था। यहाँ पे ड्रोन से संबंधित विकास कार्य होंगे। बाकी आईआईटी मद्रास की बात करें तो इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर लॉन्च किया था जिसका नाम है नियो बोल्ट। आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट होमोसेप भी डेवलप किया सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए। और आईआईटी रोपड़ दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ। और आईआईटी दिल्ली अभी दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर इन्होंने लॉन्च किया था जिसका नाम है नासो 95। तो ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछे कि भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी कहाँ पे बनेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। बढ़ते आगे। चलो बताओ, नवंबर 2022 में पुष्कर मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन होता है। अभी 2022 में 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक ही मनाया गया और इसे पुष्कर ऊंट मेला, कार्तिक मेला भी कहा जाता है। और ऐसे ही आप याद रखो, पुष्कर महोत्सव भी होता है। वो कहाँ पे होता है? वो कश्मीर में होता है। आपको याद होगा अभी राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। अभी पहला नागा मिर्च फेस्टिवल ये कहाँ पे बनाया गया था? नागालैंड में। एक साओ जोआओ फेस्टिवल होता है, ये गोवा में होता है। और अभी लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था पहली बार जम्मू में। और मेले से याद रखो, एक खीर भवानी मेला है और एक बंगस आवाम मेला है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में हैरत महोत्सव भी होता है, कंचोत महोत्सव भी हमने मनाया और पहली बार अहरबल महोत्सव भी मनाया था हमने जम्मू कश्मीर में ही। चलिए फिर बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2041 तक। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा
कि मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। कब तक? वर्ष 2041 तक। और इस तरह से ये भारत में किसी पर्यटन स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। इसमें होगा क्या? पहली चीज तो पर्यटकों के जो वाहन हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। मतलब आप अपने वाहन को, अपने व्हीकल को अंदर नहीं ले जा सकते हो, केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही अंदर जाएंगे। और इसमें जितने भी जलाशय हैं, जितने भी वन हैं, उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। अच्छा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या हो गया? क्या इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही अवशोषित किया जाए। ये मतलब होता है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब। और आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है या कब का है? 2070 का। और भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य 2047 का है। और ये लक्ष्य किसने निर्धारित किए थे? प्रधानमंत्री जी ने। कहाँ पे? कोप 26 में, जो कि 2021 में हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अच्छा, अभी कोप 27 ये कहाँ पे हुआ? ये मिस्र में हुआ, इजिप्ट में। और अगर आपसे पूछे कोप 1 कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। और एक कोप 21 भी याद रखना, जो पेरिस में हुआ था, उसे बोलते हैं कोप 21 2015 में। यहीं पे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी, आपको याद होगा, भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। अच्छा, वैसे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह हवाई अड्डा। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी ये किसे बनाया गया? वाराणसी को। और आप जानते हो देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? ये भी ध्यान रखना, आंसर होगा केरल। और अगर आपसे पूछे कि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना, तो फिर आपका उत्तर होगा मुंबई। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विनिंग द इनर बैटल नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शेन वॉटसन ने। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर रहे शेन वॉटसन ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। तो ये बुक बताती है कि जब भी आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की आवश्यकता हो तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे किया जाए। ये देखो शेन वॉटसन है, इनको आप कंफ्यूज मत करना शेन वॉन से। शेन वॉन आपको पता है अभी 2022 में इनका निधन हो गया। और मैं आपसे पूछूं इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी, तो आंसर होगा नो स्पिन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स लेते हैं और उनकी जो भी ऑटोबायोग्राफीज थी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी अभी आई थी, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। शरद पवार ये बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे और अभी इन्होंने एक बुक लिखी है इस साल, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। जैसे हम बात करते हैं सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। प्रश्न ऐसे आता है एग्जाम में कि अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किसकी बायोग्राफी है? तो आंसर होगा सौरव गांगुली। शाहिद अफरीकी का बायोग्राफी है गेम चेंजर। वीवीएस लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। संजय मांजरेकर की है इम्परफेक्ट। क्रिस गेल की है 6 मशीन। सचिन तेंदुलकर की आप जानते ही होंगे प्लेइंग इट माई वे। युवी की है युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और देखिए, अगर इस वीडियो को आप वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, अगर आप इसी तरह से स्टैटिक प्रश्नों को या पुराने दिनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक स्पेशल वीडियो होता है करंट अफेयर्स रिवीजन नाम से। तो आप उसको देख सकते हैं, 10-1 मिनट का वो वीडियो होता है और काफी कुछ आप 10 मिनट में गेन कर लोगे। आपको अच्छा भी लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और इतना ही नहीं, आपकी जो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन है जहाँ पे आप डेली, मंथली और वीकली के क्विजेज लगाते हो, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाती है। वहां पे हमने 2 तरह की क्विज स्टार्ट की है जिसमें आपको मॉर्निंग में टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस का क्विज मिलेगा। और वो स्टैटिक क्वेश्चन कहाँ से लिए जाएंगे? जो भी आपके करंट अफेयर्स में न्यूज चल रही है वहीं से स्टैटिक निकाल करके वो वहां पे पूछे जाते हैं। और शाम के वक्त अगर आपके एग्जाम में साइंस आती है, जनरल साइंस,
तो टॉप 10 उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ से लिए जाते हैं? जो आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं वो प्रश्न होते हैं। अगर अभी तक वो क्विज किसी ने नहीं लगाई तो उसके उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक आध प्रश्न डाले हैं, ताकि आप देख करके अंदाजा लगा सको कि किस तरह के प्रश्न उस क्विज में आपसे पूछे जाते हैं। तो उसे लगाना चालू करो। अगर आप वाकई मेहनत कर रहे हो तो इसका फायदा उठाओ, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो बाद में अफसोस करना पड़े। इससे तो बाद में आपको लगे कि यार इससे तो अच्छा है पहले मैं क्विज लगा लेता। 2 मिनट ही तो लगते हैं, डेली के 2 मिनट निकालो और बीच बीच में जो पुरानी क्विज हो जाए उसको भी रिवाइज करो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे, कंटेंट मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी पॉजिटिव फील करूँगा। और पॉजिटिव जब मैं फील करूँगा तो और मेहनत करने की इच्छा होगी। और ये मेहनत किसके लिए? आप ही के लिए तो हो रही है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। अभी हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है देश का? तो आंसर होगा केरल। तो बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, सोने यानी कि गोल्ड से आपको याद आएगा, इसी साल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी। उसमें गोल्ड रिसाइकलिंग के मामले में भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे चाइना था। अभी आपने एक अवार्ड के बारे में पढ़ा था, रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड। ये किसको मिला? बीवी दोषी को मिला। भारतीय वास्तुकार, इंडियन आर्किटेक्ट हैं ये। और व्हीटली गोल्ड अवार्ड ये किसको मिला? चारुदत्त मिश्रा को, हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। आपसे अगर मैं पूछूं अभी किस देश ने खराब मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को लॉन्च किया था, जो आंसर होगा जिम्बाब्वे। अच्छा फिर बताइए, अभी नवंबर 2022 में मालाबार अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जापान में। तो ये है मालाबार एक्सरसाइज। ये इसका 26वां संस्करण है 2022 में, ध्यान रखना। ये क्वाड देशों की नौसेनाओं के बीच होता है। और क्वाड देश में अभी कौन कौन से देश आते हैं? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इस बार जापान ने इसको होस्ट किया है। और याद रखना, भारत के नौसैनिक जहाज हैं शिवालिक और कमोरता, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने आपसे क्या कहा, इस बार ये इसका 26वां संस्करण है। एक्चुअली में मालाबार एक्सरसाइज 1992 में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में शुरू हुआ था। अच्छा पहले तो आप ये जान लो कि जापान के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। भाई मालाबार एक्सरसाइज तो हो ही गई, इसमें जापान भी है ना। वैसे धर्मागार्जियन, जिमैक्स, शिन्यू मैत्री, सहयोग काजेन, ये सारी एक्सरसाइज हम जापान के साथ करते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस साल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हुई हैं। एक आपको याद होगा, हमने ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज नाम की एक्सरसाइज की थी राजस्थान में। ओमान के साथ अल नजाह नाम की एक्सरसाइज भी हमने की है। एक अल नगाह नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं और नशीम अल बहर नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। हमने उज्बेकिस्तान के साथ अभी डस्टलेक नाम की एक्सरसाइज भी की थी, उज्बेकिस्तान में ही। एक लिमतिये नाम की एक्सरसाइज हमने की थी, किसके साथ? सेशेल्स के साथ। कहाँ पे? सेशेल्स में ही। फ्रांस के साथ हमने वरुण नाम की एक्सरसाइज भी की है। फ्रांस के साथ भी हम 2-3 तरह की एक्सरसाइज करते हैं। वरुण हो गया, गरुड़ हो गया, शक्ति हो गया। एक डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा अगर मैं गरुड़ और शक्ति को साथ साथ बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? गरुड़ शक्ति। ये एक्सरसाइज भी हम करते हैं, किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अभी आपको याद होगा उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी की थी हमने मलेशिया के साथ में। और एक मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी हम करते हैं श्रीलंका के साथ। और एक कोंकण शक्ति एक्सरसाइज भी याद रखना ब्रिटेन के साथ करते हैं। अच्छा मैंने अभी कहा था मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति से आप देखोगे एक मैत्री एक्सरसाइज भी होती है, वो हम थाईलैंड के साथ करते हैं। और शक्ति से आपको याद आएगा ऑपरेशन शक्ति। ये दूसरा परमाणु परीक्षण था हमारा जो कि हमने पोखरण में किया था। कब? पहला कब किया था? 1974 में, वो भी पोखरण में किया था। उसका निकनेम था स्माइलिंग बुद्धा। वैसे अभी हमने अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज किया उत्तराखंड के औली में। अमेरिका के साथ वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ही खंजर नाम का एक्सरसाइज भी किया था किर्गिस्तान के साथ में। अभी हमने वियतनाम के साथ विनबैक्स नाम का एक्सरसाइज किया हरियाणा में। और सिम्बैक्स नाम का एक्सरसाइज किया है सिंगापुर के साथ में विशाखापत्तनम में। और अभी भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक, इन तीनों ने
पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास IMT ट्राइलेट नाम का एक्सरसाइज किया था? कहाँ पे? तंजानिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी 2022 में हमने की है, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा स्पेस। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ सोनार सिस्टम क्या होता है? आपने सुना होगा 10वीं 11वीं में से। पहले तो सोनार की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसकी मदद से समुद्र की गहराई या जहाज आपका चल रहा है समुद्र में, उसके नीचे अगर कोई वस्तु है, आप जानना चाहते हो वो वस्तु कितना नीचे है, तो उसकी गहराई पता लगाने के लिए हम सोनार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार साइंस में आता है ये प्रश्न, फिजिक्स में, कि सोनार सिस्टम किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आंसर होगा प्रतिध्वनि, एको के सिद्धांत पे काम करता है। तो अभी सोनार सिस्टम के परीक्षण और उसके मूल्यांकन के लिए कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके लिए DRDO ने स्पेस नाम से एक सुविधा शुरू की है। अच्छा, वैसे इसका निर्माण कहाँ पे हुआ इस सुविधा का? स्पेस नाम की ये जो सर्विस है इसका L&T शिप बिल्डर्स चेन्नई में। यहाँ पे स्पेस की भी फुल फॉर्म है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन फैसिलिटी। देखो, DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। नासा की स्थापना भी याद रखना 1958 को ही होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? समीर V कामत। इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। वैसे इसरो के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? S सोमनाथ है, उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी नवंबर 2022 में किसने बैट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रसार भारती ने। बैट्स का मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर। तो ये एप्लीकेशन काम क्या करेगा? तो प्रसार भारती की जितने भी कमर्शियल ऑपरेशंस हैं, ये उनको शेड्यूल करने का काम करेगा। प्रसार भारती 1997 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। इसके वर्तमान में हेड हैं मयंक अग्रवाल। कि सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गुजरात। अभी भूकंप से पहले लोगों को चेतावनी संदेश देने के लिए भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड। अभी डिजिनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? पंजाब ने। भूगर्भ जल पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने। और भारत का पहला मछली बाजार एप्लीकेशन है फिश वाले, इसको किसने लॉन्च किया था? असम ने। अभी कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया था हरियाणा ने। अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश ने। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? जम्मू कश्मीर ने। और दिशांक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था कर्नाटक ने। अभी भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था असम सरकार ने। तो ये भी कुछ एप्लीकेशंस और पोर्टल्स थे न्यूज़ में, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी नवंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा कोच्चि, केरल में। तो 10 से लेके 12 नवंबर तक 18वें अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? केरल के कोच्चि में। इसमें इसरो के जो अध्यक्ष है S सोमनाथ, उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। अच्छा, मेडिसिन से पहला प्रश्न तो मैं आप ही से पूछने वाला हूं कि 2022 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? ये उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर आप ही लोग देंगे। और अगर आपने ट्रिकी वीडियो जो हमने बनाया था नोबेल पुरस्कारों का वो देखा होगा तो आप 2 सेकंड के अंदर उत्तर दे दोगे। और नहीं देखा, अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो ट्रिकी वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसको जरूर देखना। फटाक से आपको सारे नाम याद हो जाएंगे और छटाक से आप उत्तर कर दोगे। वैसे आपको याद है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी है? गुजरात, जामनगर में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? दुबई में। अभी 7वां भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। और अगले साल 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे होगा? फिजी देश में होगा। अभी 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक सम्मेलन हुआ था डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में।
और ये नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? 5 देश है नॉर्डिक देश। कौन कौन से? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। इनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। अभी कोप 27 का आयोजन हुआ इजिप्ट में, और आप जानते हो पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? दुबई में। अभी 2022 में क्वाड समिट ये कहाँ पे हुई? टोक्यो जापान में। और अगर मुझे याद हो कि अगले साल 2023 में जो क्वाड समिट है वो कहाँ पे होगी, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, नवंबर 2022 में अभी प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की तरफ से वाराणसी में 11 और 12 नवंबर को प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वैसे हमारे जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा जो वडोदरा में रेल यूनिवर्सिटी है, अभी उसका नाम बदल के गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। और आपको याद है गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात बना है। और आपको याद होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी है? वाराणसी। और रोपवे सेवाओं का सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो भी आंसर होगा वाराणसी। अच्छा मुझे बताओ, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पे है? गंगा नदी पे। और ये सबसे बड़ा है। कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। वहीं पे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पूछे किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र। ये कहां से का? धुबरी से सादिया, असम में। बाकी आप जानते हो अभी कोप 27 का आयोजन कहां पे हुआ? मिस्र में, इजिप्ट में। अगर पूछे 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इंडोनेशिया ने। SCO की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता की है उज्बेकिस्तान ने। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ? चाइना में। बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन हुआ श्रीलंका ने। बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसके पास है? श्रीलंका के पास है। G7 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता की है जर्मनी ने। और अभी नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ 2022 में मैड्रिड, स्पेन में। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे।